जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है सबसे पहले ये कोई अलहदा से शय नहीं आ गई इस चैप्टर के अंदर। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये बायोटेक्नोलॉजी की एडवांस फॉर्म है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हमने किसको कह दिया था? वो फर्मेंटेशन करना, अल्कोहल्स तैयार करना, मिल्क प्रोडक्ट्स तैयार करना, वो भी विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स था। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये न्यू बायोटेक्नोलॉजी है। न्यू बायोटेक्नोलॉजी ये कब से इंट्रोड्यूस हुई? ये 1970s में इंट्रोड्यूस हुई। वो कैसे, इसकी बुनियाद कैसे रखी गई? जब हम इस काबिल हो गए कि हम डीएनए को काट सकें, हम डीएनए को आउटसाइड द सेल तैयार कर सकें, तो तब हम इस काबिल हो गए कि हम नई बायोटेक्नोलॉजी की बुनियाद रख सकें। मतलब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसकी बुनियाद रख सकें। अब इसमें क्या किया जाता है? कल भी हमने देखे थे प्रोसेसेस, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए, मॉडिफिकेशन of DNA, repair of DNA. We can cut a piece of DNA, we can delete a piece of DNA, we can paste a new piece of DNA. A piece of DNA से मुराद क्या है? जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिफेक्टेड जीन की रिमूवल। अब ये सारी की सारी जो है काम हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे हैं। अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मतलब मकासद क्या हैं? हम चाहते क्या हैं कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए अचीव कर सके? तो बेटे, आइसोलेशन ऑफ पार्टिकुलर जीन, अ पार्ट ऑफ जीन फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज जीन थेरेपी। मतलब हम इस काबिल हो सकें कि हम जीन थेरेपी कर सके। अब जीन थेरेपी में क्या होगा? हम अपनी मर्ज़ी के जीन जो है वो डिलीट कर सके, हम मर्ज़ी के जीन इंसर्ट कर सके। प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ कि जब बेटे जीन जो है वो हम अपनी मर्ज़ी का इंट्रोड्यूस कर सकेंगे तो उससे हम मैसेंजर आरएनए अपनी मर्ज़ी का बनवा सकेंगे। जब वो मैसेंजर आरएनए हमारी मर्ज़ी का बनेगा तो उससे हम प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की तैयार कर सकेंगे। मुश्किल बात? जुड़ी हुई हैं आपस में। नंबर 3, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। सर एंजाइम भी तो प्रोटीन्स हैं। हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकें, बेहतरी ला सकें, इम्प्रूवमेंट इन सिंथेसिस ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। हम अपनी मर्ज़ी के बेहतर तौर पर एंजाइम बना सकें, ड्रग्स एंड कमर्शली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स। हम अद्वियात बना सकें एंड कमर्शली बेटे तजारती पैमाने पर इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। मतलब इन अपनी मर्ज़ी की प्रोटीन तैयार करने का मकसद क्या है? कि उससे हमारे पास अपनी मर्ज़ी की ड्रग्स बन सकें, मर्ज़ी के कमर्शियल केमिकल्स बन सकें, ऑर्गेनिक केमिकल्स, और एंजाइम्स जो हैं वो तैयार कर सकें। प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स हैविंग पार्टिकुलर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम अपनी मर्ज़ी के ख़ास वाले पौधे बना सकें। जैसे कुकम्बर 12 महीने मिलता है, खीरा सैलड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, 12 माह मिलता है। अब वो क्या हुआ है, हमने उसमें यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान,
कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबॉर्ट्री की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबॉर्ट्री मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। क्या हुआ है, हमने उसमें ख़ास अपनी मर्ज़ी के इंट्रोड्यूस कर लिए, 12 माह हम उसे हासिल कर रहे हैं। अमरूद आपको आलमोस्ट अराउंड द ईयर अवेलेबल रहता है। ये तो वो चीज़ें हैं जो आम आपकी नज़र में। इसी तरह बाकी पौधे सब्जियां जो हैं वो भी इसी तरह से उनके जेनेटिक मेकअप चेंज कर लिए गए और वो अब हमारी डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक, हमारी डिज़ायर्ड क्या है कि वो 12 माह मिलें, उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, उनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो, तो क्रॉप यील्ड जो है वो हम ज़्यादा हासिल करें। अच्छा जी, लास्ट, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन हायर ऑर्गेनिज्म, वही जीन थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ होगी, जेनेटिक डिफेक्ट है, अब इसको रिकवर करना है, जीन थेरेपी की मदद से कर सके। ये हम करना चाह रहे हैं इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। अब बेटे ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है हो कैसे रही है, प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाता है, हम इसकी एग्जांपल लेंगे प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन से। कैसे प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होती है। अब इसके लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है, एस्चर्चिया कोलाई, ई कोलाई जिसको मुखफ़फ़। अब इसमें खुद से जीन नहीं मौजूद, ये जो आपका बैक्टीरिया है यूकैरियोट है, ऐसे ही है कि प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसका जेनेटिक मटेरियल कहीं भी सेल के अंदर मौजूद होता है। अब इसके अलावा इसके अंदर एक नॉन क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद होता है, नॉन क्रोमोसोमल डीएनए भी इसके अंदर मौजूद होता है। इस नॉन क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? प्लाज्मिड, जो इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किए हुए है और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पहुंचा रहा है, वो ये इसका क्रोमेटिन है। चूँकि
डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, वो सेल में कहीं भी मौजूद हो सकता है। और इसके अलावा एक नॉन क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो मौजूद होता है, जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक डोनर ऑर्गेनिज्म है, ये उसका डीएनए है, इंसान का हो गया, जिससे हम मतलब वो जीन ले रहे। सपोज वो जीन यहां पे मौजूद है। अब क्या किया जाएगा, इस जीन को यहां से कट करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम इस्तेमाल किया जाएगा इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए। इसके ऊपर बाकी भी जीन्स मौजूद हैं, लेकिन वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी ख्वाहिश नहीं है, उसमें हमारी मर्ज़ी के ख्वास मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने ये इंसुलिन प्रोडक्शन का जो जीन है वो यहाँ से कट कर लिया। अब अगला स्टेप, ये जो जीन हमने अपनी मर्जी का कट किया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को भी कट किया जाएगा और इसके अंदर ये इंसुलिन का जो जीन है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। मुश्किल बात। अब ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है जिससे ये दिया है, ये डोनर है, ये क्या है, डोनर। और ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये होस्ट है, मेजबान है, रिसीव कर रहा है। अब इस जीन ने इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ना है, तो यहां पर लाइगेजेस एंजाइम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे इस पार्ट ऑफ जीन को, इस पार्ट ऑफ डीएनए को उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ने के लिए। अब ये प्लाज्मिड जो है ये एक जरिए के तौर पर काम कर रहा है। किसके तौर पर? जरिए के तौर पर। कैसे कि ये एक जानदार से दूसरे जानदार में जीन को रिसीव करने का जिम्मेदार है, जरिया है। अब जरिया जो है उसको हम वेक्टर का भी नाम देते हैं कि इस जीन को किसी वेक्टर की ज़रूरत होती है किसी दूसरे जानदार में शिफ्ट करने के लिए। अब वो प्लाज्मिड जो है वो क्या कहला रहा है? वेक्टर कहला रहा है। अब ये जानदार जो है ये होस्ट कहलाएगा। जब हमने इसके साथ ये जोड़ दिया, अब पहले स्टेप में हमने इंट्रोड्यूस किया है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। ये इसके साथ जुड़ चुका। अब इसका जेनेटिक मेकअप वही रहा जो पहले था? नो। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बन चुका है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये बेटे क्या बन चुका है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसको अगर हम इन शॉर्ट लिखते हैं तो ये बनेगा जीएमओ। अब इस जीएमओ को सुइटेबल एनवायरनमेंट दी जाएगी, मतलब इसकी मर्जी की खुराक, इसकी मर्जी का टेम्परेचर, इसकी मर्जी का प्रेशर, एयर, ऑक्सीजन सप्लाई। अब क्या होगा, ये वाला जो आपका जीएमओ है ये मल्टीप्लाई होगा, अच्छी खुराक, अच्छा सब कुछ, अब तादाद बढ़ाएगा अपनी। अब ये एक बना इससे, चूंकि ये ज़्यादातर बाइनरी फिशन के ज़रिए,
अब इसके अंदर ये प्लाज्मिड भी इसके साथ साथ ही डिवाइड होता रहेगा। अब क्या हुआ, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, वो भी तो इसके साथ साथ ही मल्टीप्लाई होता रहेगा। अब ये 1 से 2 बने, ये 2 से 4 बनेंगे। नेक्स्ट ये अपनी नमू पाएंगे, ये आगे 2 बना देंगे, ये फर्दर आगे 2 में तब्दील हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये डिवाइड होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनके प्लाज्मिड भी तो साथ साथ डिवाइड होते जाएंगे जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद था। तो इट मीन्स हमारा जो जीन इंट्रोड्यूस किया हुआ है इसके अंदर, वो भी इसके साथ साथ इसमें डिवाइड होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब अपनी ज़िंदगी तो ये गुजार ही रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, इंसुलिन की प्रोडक्शन भी हो रही है। अब समझ आइए जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से काम कर रही है। अब इसी को उन्होंने सिस्टेमेटिकली लिख दिया, इनके मुख्तलिफ स्टेप्स। सबसे पहले क्या है, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके मतलब मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमने डोनर ऑर्गेनिज्म से अपनी मर्जी के ख़ास वाला जीन जो है वो अलहदा करना है। किसके ज़रिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के ज़रिए। अब नेक्स्ट स्टेप, इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इंसर्शन ऑफ जीन किसमें बेटे, इनटू वेक्टर। और बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर कौन होता है, प्लाज्मिड। उसका नॉन क्रोमोसोमल डीएनए, उसको कट किया जाएगा, उसमें जीन को लाइगेजेस एंजाइम्स के ज़रिए जोड़ दिया जाएगा। अब ये हमारा दूसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका। ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब इस वेक्टर को उस जिंदा जानदार के अंदर, जो हमारा बैक्टीरिया है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जिस डीएनए का जेनेटिक मेकअप तब्दील हो चुका, उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब इसका जेनेटिक मेकअप पहले ये था, अब नए जीन के दाखिल होने की वजह से उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका। आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? द डीएनए विच हैव चेंज जेनेटिक मेकअप, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बेटे अगला स्टेप क्या होगा, इस जीएमओ का, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का ग्रो करना, ग्रोथ ऑफ GMO. GMO मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब बेटे लास्ट स्टेप क्या होगा कि इस GMO का हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देना। जब वो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देना शुरू हो गया, इसका मतलब जीन एक्सप्रेस हो गया। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारी मर्ज़ी का जीन था, जब वो हमारी मतलूबा प्रोडक्ट देना शुरू कर दे, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बेटे अचीव क्या क्या हो चुका, अचीवमेंट्स क्या है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। पहले थे हमारे मकासद, फिर था इसका प्रोसीजर, अब हैं इसकी अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में बेटे हम अपनी मर्ज़ी की ड्रग्स बना चुके। मसलन
इंसुलिन एक मेडिसिन के तौर पर अब इस्तेमाल हो रही है, ग्रोथ हार्मोन एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ग्रोथ हार्मोन बना चुके हैं, हम इससे इंसुलिन जो है वो बना चुके हैं बाय द यूज़ ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। The hormone thymosin, which may prove effective against brain and lung cancer, has been produced by genetically modified organism. Thymosin एक हार्मोन है जो कि पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको ब्रेन एंड लंग कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है। बीटा एंडोर्फिन is also a painkiller which is produced by the beta endorphin। ये क्या है? ये भी एक पेन किलर है जिसको ब्रेन सेल्स बनाते हैं। अब बेटे इसका भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा तादाद में बना सकते हैं। अब ये ब्लू बॉक्स देखो ज़रा, जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले 5 लाख भेड़े के दिमाग अगर इस्तेमाल किए जाते थे तो उससे 5 मिलीग्राम ग्रोथ हार्मोन बनता था। 5 लाख भेड़ों के दिमाग, तो उससे कितना बनता था? 5 मिलीग्राम। तो विद द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया वो 5 ग्राम भी मेरा ख्याल बैक्टीरिया नहीं बनेंगे जो आपको बहुत बड़ी मिकदार में एक प्रोडक्ट जो है वो दे रहे होते हैं। जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस्ड अ सेफ वैक्सीन अगेंस्ट द फुट एंड माउथ डिजीजेज, अ वायरल डिजीज इन कैटल, गोट्स एंड डियर। मतलब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए वैक्सीन्स बनाने के काबिल हुए जो कि मुंह खुर की बीमारी, जानवरों में होने वाली बीमारी है, एक वायरल डिजीज़ है, उसके ख़िलाफ़ हम वैक्सीन बना चुके जो कि उनको उस बीमारी से दूर रखती है। मैनी वैक्सीन्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ह्यूमन डिजीज़ सच एज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो है वो मेडिसिन हम तैयार कर चुके। इंटरफेरॉन्स जो हैं बेटे ये एंटीवायरल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस सी इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस के आपने सुने होंगे, खुदा न खास्ता अगर किसी के घर पेशेंट्स हैं। आर एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस। 1980s interferon was produced in genetically modified organism for the first time. Urokinase. What is urokinase? यूरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉट को तोड़ने के काम आता है, खून के लोथड़े को तोड़ने के काम आता है। खुदा न खास्ता किसी को MI हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसको अगर 72 घंटों के अंदर अंदर ये इंजेक्शन लग जाए तो वो उसका क्लॉट डिज़ोल्व करने में मदद देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज या डिफरेंट मुख्तलिफ कमर्शियल नामों के साथ ये आते हैं, तो वो उस क्लॉट को ख़त्म कर देता है, इंसान फिर अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ रिटर्न कर जाता है। अब बेटे हम इस काबिल हो चुके, हीमोफीलिया जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट की जा सकती है। कैसे? वाया जीन थेरेपी। हीमोफीलिया का जो पेशेंट होता है इसमें बार बार ब्लड जो है वो कम होता रहता है ड्यू टू डिफेक्टेड रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन। अच्छा जी, अब ब्लड डिजीज़ जैसे आपने ल्यूकीमिया पढ़ा था अगर आपको याद हो, ब्लड कैंसर, तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमने पढ़ा था कि इसका हल है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट उस पर्सन की, डोनर पर्सन के साथ जिसकी टिश्यू मैचिंग हो जाए, बोन मैरो मैचिंग हो जाए, तो बोन मैरो जो है रिप्लेस कर दी जाती है हेल्दी पर्सन की बोन मैरो से, जिससे उसकी हीमोफीलिया की बीमारी जो है वो ख़त्म हो सकती है।
हमने पढ़ा हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, यही कहा था हमने। उनकी जड़ों में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और वो उसको अपने बॉडी कंपोनेंट्स मतलब उसकी असिमिलेशन करते हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम ऐसे पौधे बनाने में कामयाब हो चुके हैं दैट डायरेक्टली यूज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। द प्लांट्स कैन यूज़ डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उनको बैक्टीरिया की दरमियान में ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है और इनकी पैदावार जो है वो उनसे बेहतर होती है। अब बेटे छोटा सा हमारा टॉपिक सिंगल सेल प्रोटीन। व्हाट आर सिंगल सेल प्रोटीन्स? नाम से क्या लग रहा है? सिंगल सेल प्रोटीन से मुराद है कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल सेल पे मुश्तमिल है और इनसे जो प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं चूंकि जीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रोटीन्स की सूरत में हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब वो कोई भी हो सकती हैं, ये तो हम एक एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं उसका कि ड्रग्स ही बनाई जा रहे हैं, अद्वियात, वैक्सीन, या इससे एंजाइम्स भी बन रहे हैं, इनसे अपनी मर्जी के ऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये भी हम इनसे तैयार करते हैं। विटामिन डी इंजेक्शन या कैप्सूलेटेड फॉर्म में मिलते नहीं, मल्टी विटामिन्स की टैबलेट, अब वो कहाँ से आ रहे हैं? सारी पौधों से या जानवरों से एक्सट्रैक्शन करके तो नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे हैं। चूँकि ये प्रोटीन्स एक सेल पे मुश्तमिल जानदारों से हासिल की जाती हैं इसलिए दे आर सो कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। इसलिए इन प्रोडक्ट्स को हम क्या नाम देते हैं कि ये। अब बेटे इसमें जो फूड सप्लीमेंट्स जो हम तैयार करते हैं, विटामिन डी, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, कैलकुलेटेड फॉर्म में जो आपको टैबलेट्स मिलती हैं, अब चूंकि वो हमारी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, हमारी खुराक की कमी को पूरा करती हैं, तो इसलिए हम उनको मिनी फूड्स का भी नाम देते हैं। क्या कहते हैं? मिनी फूड्स का भी नाम देते हैं। In genetic engineering, we have studied about transformation of microorganism by the introduction of gene of beneficial protein, insulin. Single cell proteins refers to the protein content extracted from pure or mixed culture of algae, yeast, fungi और bacteria. प्योर कल्चर का तो मैंने बताया था कि जिसमें सिर्फ एक ही तरह के, मिक्स्ड कल्चर से क्या मुराद है? मुख्तलिफ तरह के जानदार जो हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक देंगे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन इन द फर्मेंटर्स। क्या इस्तेमाल किए जाते हैं इनके लिए? दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट लाइक एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल गैस लाइक मीथेन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी विगरसली एंड प्रोड्यूस अ हाई यील्ड ऑफ प्रोटीन। अब ये हम बातें सारी पीछे पढ़ चुके हुए हैं मुख्तलिफ एंगल में। फर्मेंटर्स पे एनवायरमेंटल इफेक्ट कोई नहीं, फर्मेंटर्स जगह कम घेरते हैं, उनसे हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा प्योर होती हैं, ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा प्योर होती हैं। अच्छा जी, ऑल साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। अब एक एग्जाम्पल से आपको वो एक्सप्लेन कर रहा है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी विगरसली एंड प्रोड्यूस अ हाई यील्ड। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट 50 किलोग्राम ऑफ यीस्ट प्रोड्यूसेस अबाउट 250 टन्स ऑफ प्रोटीन विद इन 24 आवर। मतलब पता चला कि 250 टन, मन भी नहीं,
एक मन में भी कितने किलो होते हैं? 40 किलो होते हैं। और मेरा ख्याल 27-28 मन का 1 टन बनता है। और 250 टन जो है, अब किलोग्राम में कन्वर्ट करके देख लो कितने किलोग्राम। और बना कौन रहा है? सिर्फ 50 किलोग्राम यीस्ट जो है। कितनी देर में? 24 घंटों में। कोई एग्रीकल्चरल लैंड दे सकती है इस हद तक प्रोडक्शन? नहीं दे सकती। Algae grown in ponds produce 20 tons dry weight of protein per acre per year। एक पॉन्ड पर उगा हुआ एल्गी जो है वो 20 टन तक पर एकड़ पर ईयर पैदावार दे सकता है। This yield of protein is 10 to 15 times higher than soybean and 20 to 50 times higher than corn। सोयाबीन की फसल से 10 से 15 गुना और मकई की फसल से 20 से 50 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो दे रहे हैं। When single cell proteins are produced by using yeast, the products also contain high vitamin content। जब हम यीस्ट से ये बनाएंगे तो उससे विटामिन्स भी उसके अंदर ज़्यादा मौजूद होंगे। In the production of single cell protein, industrial waste are used as raw material for microorganisms. It helps in controlling pollution। The use of single cell protein has good prospect in the future because they contain all essential amino acids। Moreover, production of single cell protein is independent of seasonal variation। वही एडवांटेजेस हैं जो फर्मेंटर्स के हैं, चूँकि ये पैदा ही ज़्यादा फर्मेंटर्स के अंदर की जाती हैं। तो ये आप यकीन करें कि अभी भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, हमारे यहाँ तो सिर्फ ताकत की गोली को समझा जाता है ना कि ये फूड सप्लीमेंट है, इसको खाना चाहिए। वहाँ पर कैलकुलेटेड अमाउंट में प्रोटीन्स और जो अमाइनो एसिड आपके जिस्म को चाहिए वो टेबुलेटेड फॉर्म में। इवन एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उनकी टैबलेट्स मौजूद हैं। ये जब मेरा एमफिल का चल रहा था सेमेस्टर तो मैं उसमें स्टडी कर रहा था, तो उसमें एक टॉपिक था कि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो टेबुलेटेड फॉर्म में उन पेशेंट्स को या नॉर्मल बंदों को दी जाती हैं टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी। हमारे यहाँ तो अभी तक सिर्फ यही कंसेप्ट है ना कि मल्टी विटामिन इस्तेमाल कर लें या विटामिन डी या ईवीओन के नाम से विटामिन ई जो आ रहा है वो इस्तेमाल कर लें। वहाँ पे ज़रा हमसे हायर लेवल चल रहा है। और दूसरी बात कि जिस तरह से ये हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है या अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल लैंड्स तो ख़त्म हो रही हैं, तो इस इंसानी बका के लिए खुराक भी तो चाहिए। तो ये उसका एक अच्छे मुतबादल के तौर पर आजकल के दौर में या आने वाले दौर में साबित होंगे। यहाँ